नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ है निधि। और इस वक्त बड़ी खबर ओवैसी और मोहन भागवत के बयान से जुड़ी हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का रिएक्शन आया है। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की मदद कौन करेगा, ये ओवैसी ने पूछा है। क्या संघ लोगों के खाते में पैसे डालेगा, ये ओवैसी ने सवाल पूछा है। हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो कुछ स्कीम निकालेंगे क्या? तो ओवैसी ने पलटवार किया है। अब आपको दिखाते हैं जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर संघ प्रमुख ने ऐसा क्या कहा जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में कई समुदायों की गिरती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 2.1 प्रजनन दर किसी भी समाज के जीवित रहने के लिए जरूरी है। लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येतात। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 के प्रजनन दर को आदर्श माना जाता है। ये आंकड़ा WHO ने निर्धारित किया है। जानकार मानते हैं कि 2030 तक भारत के सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश बने रहने की संभावना है। उसके बाद भारत में युवा कम होते जाएंगे और सदी के अंत तक भारत की आबादी 1 अरब 10 करोड़ रह जाएगी। आपको बता दें कि 1950 में भारत में प्रजनन दर 6.2 थी, जो घटकर 2% पर पहुंच गई है। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक भारत में प्रजनन दर 1.3 रह जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या में 7.8% की कमी आई है। और महाराष्ट्र के नए सीएम पर बोले एकनाथ शिंदे, सीएम कोई भी हो मेरा समर्थन। सीएम का फैसला मोदी और शाह करेंगे, ये कहा एकनाथ शिंदे ने। वो कह रहे हैं कि सीएम कोई भी हो मेरा उसको समर्थन होगा, और सीएम कौन होगा इसका फैसला पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मेरी भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट है, ये भी कहा शिंदे ने। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। कहता हूँ सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज़्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है। विपक्ष सीएम पद को लेकर महायुति में मचे घमासान पर लगातार चुटकी ले रहा है, जिस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी नेता राव साहब दानवे और संजय शिरसाट ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जब तारीख डिक्लेयर हो गई है, जब दूल्हा दुल्हन कौन है उसका सस्पेंस हमने रखा है, और इतना सस्पेंस रखना जरूरी भी है। कोई जरूरत नहीं है, आपको आना है तो बाराती बोल के आओ, नहीं आना तो घर में टीवी में आप देखो। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या बनेगा, इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। अमित शाह साहब के पास ये पूरे अधिकार है, वो उस नाम की घोषणा करेंगे या तो उनके कोई बड़े नेता के मुंह से वो बात कहलवाएंगे। उसके लिए और एक दो दिन का समय हम लगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके बोल दिया है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण करेगा। ये पार्टी का आदेश है, पार्टी के अध्यक्ष ने तो बोल दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नेता जो बयानबाजी कर रहे उनके नेता 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, घर में बिठा के सरकार चलाई, फेसबुक लाइव करके सरकार चलाई, एक दिन भी सरकार मंत्रालय में नहीं आए, केवल एक दिन सरकार मंत्रालय में आए 2.5 साल में। तो ऐसे लोगों को हमारे पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं।
और दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मीडिया के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और बीजेपी ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत हलचल तेज है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज जो ऐलान किया, तो विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? वहीं बीजेपी ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को हटाने का मन बना लिया है। आपसे बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि आप और कांग्रेस साथ में लड़े या अलग लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार आई थिंक दिल्ली वासियों ने पूरा मन बना लिया है। कांग्रेस चाहे अलायंस करें आम आदमी पार्टी के साथ ना करें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा तो अलायंस होने का कोई खास उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव ने शुक्रवार 29 नवंबर को घोषणा की कि पार्टी फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देवेंद्र यादव ने किसी भी गठबंधन से इनकार किया। इधर आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासी संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। आप विधायक नरेश बालियान को आज कोर्ट में पेश किया गया। उन पर वसूली के आरोप हैं। बीजेपी अब इस मुद्दे के बहाने दिल्ली सरकार को घेर रही है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में चल रहे कट मनी सिस्टम का जल्द खुलासा होने वाला है। दिल्ली की सरकार रंगदारी की सरकार है, ये तो वसूली सरकार है। अब तक हम भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन ये वसूली और रंगदारी की सरकार है। आम आदमी पार्टी विधायक बालियान की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता रही है। केजरीवाल ने कहा कि बालियान खुद वसूली के पीड़ित हैं। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बालियान पर गैंगस्टर से सांठगांठ का आरोप लगाया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष खड़गे सहित दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक संगठनों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। संविधान बचाओ रैली में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना का इसलिए विरोध करती है क्योंकि उसे गरीब और पिछड़ों की चिंता नहीं है। आज 3-4 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुरु नानक के उसूलों पे चलते हैं, और ये सब जब डिटर्मिनेशन होता है, जब हम एक होके काम करते हैं, तो उस वक्त ये हासिल कर सकते हैं। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। दिल्ली में न्याय यात्रा के बीच संविधान बचाओ अभियान के सहारे कांग्रेस दिल्ली में अपनी जमीन भी तलाश रही है, ताकि विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरा जा सके। और वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी ने आज एक रोड शो किया। रोड शो के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संसद बनने के बाद प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। 4,10,000 मतों से जीत दिलाने वाली वायनाड की जनता को भरोसा दिया कि क्षेत्र के विकास के लिए वो खूब मेहनत करेंगी। प्रियंका गांधी ने मनंथावाड़ी में आज रोड शो किया। रोड शो के दौरान काफी लोग मौजूद थे। प्रियंका ने लोगों का अभिवादन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो जनता से जुड़ी समस्याओं पर काम करेंगी। There are big issues here that need to be resolved, that need to be worked on. I met some people from tribal communities who told me about the difficulties they have, especially for health services, educational services. Those who are suffering due to the policies of the government, not getting the right prices for their crops, and also the man-animal conflict, due to which their crops are in danger and very often disturbed and eaten or destroyed by animals. कल प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर प्रहार किया था। प्रियंका ने कल कहा था कि हम उस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके पास कोई नियम नहीं है, लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है, संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है।
और 2 दिन की पुलिस रिमांड पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान राउस एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर नरेश बालियान को भेज दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 2 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार हो रहा है। 150 से ज्यादा देशों में हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन हो रहा है। इस्कॉन के श्रद्धालुओं ने शहर शहर इस तरह से मार्च निकाला है। और अब आपको अलग अलग शहरों की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का। कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, भुवनेश्वर, असम, दिल्ली, आगरा, हर जगह लोग सड़क पर उतर आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, वहां की मौजूदा यूनुस सरकार के खिलाफ लोग गुस्से में हैं, प्रदर्शन किया है। ये प्रार्थना है विश्व शांति की। ये प्रार्थना है विश्व बंधुत्व की। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका स्थित श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर की हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने संकीर्तन के जरिए शांति और सद्भावना का संदेश दिया। इस्कॉन ने आज पूरे विश्व में इस्कॉन के 1000 मंदिरों में प्रार्थना सभा का आयोजन किया। बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इधर आगरा में हिंदू संगठनों ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूनुस सरकार का पुतला फूंका और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। हमारी भारत सरकार से मांगे को हिंदुओं को सुरक्षित करे, भारत से बांग्लादेशियों को बाहर करे और जो भारत के अंदर बांग्लादेश का दूतावास है उसे तत्काल यहाँ से भगाए। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर देश में सियासी घमासान भी मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी प्रधानमंत्री मोदी को इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेने की नसीहत दे रहे हैं। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। मोदी सरकार की कायराना, बुज़दिलाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़ना, बात में दम न होना, विश्वसनीयता कम होना, आज उसकी कीमत बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू चुका रहे, जो वहां अल्पसंख्यक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज में दम क्यों नहीं है? वो देश कैसे आपको आंखें दिखा रहा है जिसका जन्म ही भारत देश ने दिया है। और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत में फर्क नहीं है। बीजेपी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने राजद्रोह किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की ज्यादती के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। मुफ्ती का भारत का बांग्लादेश के साथ जोड़कर दिया गया बयान बहुत ही विवादास्पद बयान है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस बयान को राष्ट्रद्रोह की नजर से देखा जाना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह मैडम महबूबा मुफ्ती ने किया है, ये अक्षम्य
अपराध उन्होंने किया है, महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है, उनके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा की जांच के लिए बने जांच आयोग के सदस्यों ने आज संभल के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा की जांच कर रही न्यायिक जांच समिति के सदस्य और राज्य के पूर्व डीजीपी एके जैन ने संभल से रवाना होने से पहले कहा कि अभी मामले की जांच जारी रहेगी। जांच पूरी हो गई, जांच अभी चलेगी, 2 महीना चलेगी, 2 महीने में रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे। जांच पूरी हो गई, जांच अभी चलेगी, 2 महीना चलेगी, 2 महीने में रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे। वहीं मामले पर मुरादाबाद के कमिश्नर का कहना है कि जांच आयोग ने पूरे इलाके का दौरा किया और लोगों से बात की। कमिश्नर ने कहा है कि आयोग ने हमसे जो पूछा उसका जवाब दिया। जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। संभल हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। सरकार ने आयोग को 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। और रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि संभल में अधिकारियों ने आम लोगों को उकसाया, जिसके बाद हिंसा हुई। अब अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? नहीं, हम बराबर इसकी मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी वहाँ जुल्म किया है नाजायज़ तरीके से और लोगों को उकसाया है, जिन अफसरों ने उकसाया है आवाम को और उकसाकर उन पर फिर गोलियां चलाई हैं और उनको ज़ख्मी किया, बहुत से लोग, कई दर्जन लोग ज़ख्मी हैं जो डर की वजह से, खौफ की वजह से जो है वो अस्पतालों में भी नहीं जा पा रहे हैं और इधर आधर अपने इलाज के लिए पड़ोस के आसपास के ज़िलों में दूसरी जगहों पर प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं और वो पुलिस की लाठीचार्ज और गोलियों से ज़ख्मी हैं। और ऐसी इत्तलात भी हमें मिली हैं कि पुलिस ने घरों में घुस कर के लेडीज़ को उठाकर लेकर गई है पुलिस, जबकि जेंट्स पुलिस को तो लेडीज़ को लेके ही नहीं जाना चाहिए था। ये एक अलग किस्म का अपराध है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभल विवाद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने संघ के एक पुराने बयान का हवाला देकर मस्जिदों के सर्वे पर सवाल उठाए हैं। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है। शिव मंदिर मोहन भागवत 2022 में कहा हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं मस्जिद विवाद का मामला सामने आया है। बदायूं के जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश में संभल के बाद अब बदायूं के जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू महासभा की याचिका पर बदायूं कोर्ट में बहस हुई। ये मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। अब अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। शमसी शाही मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि ये मस्जिद 850 साल पुरानी है। यहाँ मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंदिर की तरफ से दावा किया गया है और जो पार्टी इन्होंने बनाया है जामा मस्जिद को, तो उसमें साफ लिखा है कि तोड़ के जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं, 850 साल से नहीं है अस्तित्व में। वहीं हिंदू महासभा ने नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा पेश किया था। सरकारी कोर्ट ने अपने राष्ट्रीय धरोहर माना है सरकार ने,
और उस पर अपनी रिपोर्ट लगा दी है सरकार ने, और सरकारी कोर्ट की वकील की बहस पूरी हो गई है। अब इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। 2022 में अखिल भारत हिंदू महासभा ने दावा किया था कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। यहाँ पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक जुलूस के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए, फिर जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। पुलिस ने 18 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पूरा विवाद टीपू सुल्तान के जुलूस से जुड़ा है। दोपहर में मुस्लिम पक्ष ने जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। दूसरे पक्ष को इस पर एतराज हुआ और तनाव हो गया, लेकिन हालात शाम को बिगड़ गए जब आतिशबाजी शुरू हुई और दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए। बुल्ढाना के ढाड़ गांव में दोनों पक्ष की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। एक दूसरे की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। कई दुकान भी जलकर खाक हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज करनी पड़ी और भीड़ को तितर बितर किया गया। हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 70 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस हिंसा में शामिल संदिग्धों की तलाश कर रही है। हालात और न बिगड़े, इसे लेकर पुलिस सतर्कता बरत रही है। इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। कल रात 9 बजे शुरू हुआ विवाद हिंसा में तब्दील हो गया और देर रात हंगामा और आगजनी होती रही। पुलिस के मुताबिक बुल्ढाना में हालात अब नियंत्रित हैं। पुलिस ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने पोर्नोग्राफी केस में कुंद्रा समेत सभी आरोपियों को समन भेजा है। 2 दिन पहले कुंद्रा के घर सहित 15 जगहों पर रेड मारने के बाद अब ईडी राज कुंद्रा से पूछताछ की तैयारी कर रहा है। ये मामला पोर्नोग्राफी और एडल्ट फिल्मों के कथित डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। कुंद्रा को पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया गया है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ईडी ने समन भेजा है और अब कुंद्रा को पूछताछ के लिए आना होगा। ये समन अश्लील कंटेंट मामले में दिया गया है। 2 दिन पहले कुंद्रा के घर पर रेड हुई थी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और प्रोड्यूसर राज कुंद्रा के सांता क्रूज वाले घर पर 29 नवंबर को ईडी की टीम ने रेड की थी। ईडी ने महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया था। कुंद्रा पर मोबाइल ऐप के जरिए पॉर्न कंटेंट बनाने और सर्कुलेशन का आरोप है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। कुंद्रा के खिलाफ हो रही ये कार्रवाई मुंबई पुलिस के 2021 वाले केस पर आधारित है। 2021 में राज कुंद्रा पर कथित तौर पर पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े होने का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा 2 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहे और सितंबर 2021 से बेल पर बाहर हैं। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी दौरान आज सुबह नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे ग्रेहाउंड्स जवान चालपाका के जंगल गश्त पर थे। इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें नक्सलियों के कुछ प्रमुख नेता भी शामिल बताए जाते हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल भी शामिल है। मुलुगु जिले के इथुरुनगरम में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हुई, जो छत्तीसगढ़ से सटा इलाका है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। दरअसल बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना सीमा में सुरक्षा बलों के नए कैंप लगाने के बाद नक्सली अब तेलंगाना में शरण ले रहे हैं। चिन्नागेल्लूर, गुंडम और जिडपल्ली समेत कई इलाकों में कैंप लगने के बाद एक बड़ा इलाका नक्सलियों के हाथों से निकल चुका है। और जम्मू कश्मीर पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए आज परीक्षा हुई। बोर्ड को युवाओं के 5.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस मिले। बोर्ड ने परीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में 800 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए। जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4002 पदों के लिए आज कई जिलों में लाखों अभ्यर्थी ने आज लिखित परीक्षा दी। पुलिस भर्ती में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को दूसरे विभागों में भी ऐसी बड़ी भर्तियां करनी चाहिए। ये जो मास रिक्रूटमेंट है ऐसी तो होनी चाहिए। मैं इसकी खाली JNK पुलिस में तो इंडियन आर्मी की भी बात करना चाहूँगा, उसमें भी होनी चाहिए ताकि बच्चे एडजस्ट हो जाएं। अभी जो डेटा है जो अनएम्प्लॉयमेंट का वो बहुत हाई है। बता दें आपको कि ये करीब 6 लाख
एप्लीकेशंस आई है महज 4000 पोस्ट्स के लिए। वहीं पे बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में जो बेरोज़गारी है इससे इसकी एक मिसाल भी देखने को मिलती है। वहीं पे बता दें आपको कि जो एग्ज़ाम में यहाँ पे युवा भाग लेने आए हैं उनके अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस एक अच्छा माध्यम है रोज़गार कमाने के लिए भी, और साथ ही साथ अपने स्टेट और क्षेत्र की जो है एक हिफाजत करने के लिए भी देशभक्ति के जज्बे से जो है भरपूर भी कुछ जवान ये एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। झांसी के कलेक्ट्रेट परिसर के एसडीएम कोर्ट में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट जमीन विवाद को लेकर हुई है। मारपीट और हंगामे का ये वीडियो यूपी के झांसी का है, जहां की एसडीएम कोर्ट में दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी में पता चला कि कोर्ट के अंदर ही वकील और उसके भाई के बीच हाथापाई हुई है। दोनों के बीच जमीन का मामला विवाद की वजह बताया जा रहा है। एक पार्टी जब कोर्ट से जमीन के कागजातों की कॉपी निकलवा रहा था, इस दौरान दूसरे पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद ये मारपीट हुई। पुलिस मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कह रही है। के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें दो उसका ज्ञात करने पर पता चला कि वो दोनों भाई हैं, जिनमें से एक वकील है और एक वैसे ही है, सौतेले भाई हैं आपस में, और उनमें जमीन को लेकर के बंटवारे को लेकर के आपस में मारपीट हुई थी। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और नशे के कारोबार के खिलाफ एमपी की नीमच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नया गांव टोल प्लाजा पर दो तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों में देख सकते हैं ड्राइवर की मनमानी। नया गांव टोल प्लाजा पर पिकअप वैन का ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा है। लोग रोकते हैं, लेकिन भागते समय वो सामने खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार देता है। अब टक्कर से पहले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पिकअप वैन में बैठे ड्राइवर को रोक रहे हैं नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी, लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतरा और गाड़ी पीछे ले जाता है और फिर तेजी के साथ निकल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी कोशिश में फेल हो जाता है और फिर वैन से उतरकर भागने लगता है। इसके बाद अधिकारी उसे दबोच लेते हैं। अब आपको कोटा हैंगिंग ब्रिज के पास चित्तौड़गढ़ बारा राजमार्ग पर हुए इस घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जहां सीबीएन अधिकारियों ने इस पिकअप वैन को तलाशी के लिए रोका, लेकिन वो नहीं रुकता है। टक्कर के बाद वैन में सवार दो तस्कर भागने लगते हैं, जिन्हें अधिकारी खदेड़ कर पकड़ते हैं। गाड़ी की तलाशी के बाद 45 कट्टों में 911 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। और तूफान फेंगल का असर दक्षिण के कई राज्यों में देखा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश इस वक्त हो रही है और कई इलाकों में जलभराव के हालात बने हुए हैं। साइक्लोन फेंगल के तमिलनाडु के तट से टकराने के बाद तूफान ने लैंडफॉल पूरा कर लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के कारण अगले 48 घंटे तक रहेगा। इसी वजह से इस दौरान कई इलाकों में बारिश जारी है। तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तूफान की वजह से तमिलनाडु के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। कुडालोर में भी यही तस्वीर दिखी। जलभराव के चलते इन इलाकों में रहने वाले लोग पानी के बीच फंस गए। भारतीय सेना की गैरिसन बटालियन के जवानों ने चेन्नई के जल जमाव वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया है। चेन्नई के पतीनापक्कम समुद्र तट पर ऊंची लहरें देखी गई। कल शाम चक्रवात फेंगल ने पुडुचेरी में दस्तक दी। हालांकि हालात में थोड़े सुधार के बाद चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह से हवाई सेवा फिर से शुरू हो गई है। फेंगल के चलते कल से ही सेवाएं निलंबित थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर ऊंची लहरें और तेज हवाएं भी चल रही हैं। और चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते हुई बारिश से पुडुचेरी में जलभराव हुआ है। कई इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कई हिस्सों में फेंगल तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। पुडुचेरी के कई इलाकों में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीमों के जवानों ने ऑपरेशन चलाया। कुछ इलाकों में पानी का स्तर लगभग 5 फीट तक पहुंच गया है। जल भराव वाले क्षेत्रों से कई लोगों के सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवान लगातार पुडुचेरी में राहत बचाव कार्यों में जुटे हैं। पुडुचेरी का ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। सड़क, मकान सब पानी में डूबे दिख रहे हैं।
सेना के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी पुडुचेरी में रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। एनडीआरएफ के जवान कुडालोर इलाके के जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और जवानों को लोगों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। उनका कहना है कि कई सालों के बाद पुडुचेरी में 50 सेंटीमीटर बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में जहां कई जगहों पर बर्फबारी से कारोबारी खुश हैं, वहीं हिमाचल में अब तक बर्फबारी न होने की वजह से व्यापारी और प्रशासन चिंतित भी हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की हैं, जहां हुई भीषण बर्फबारी के बाद बीआरओ की टीम जोजिया दौरे के पास बर्फ हटाने के काम में जुटी। जम्मू के रामबन में भी बर्फबारी से मौसम बदल गया है और पारा गिरने की वजह से ठंड बढ़ गई है। पहलगांव में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। कारोबारी बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब तक बर्फबारी नहीं होने की वजह से कारोबारी और प्रशासन चिंतित है। उनका कहना है कि बर्फबारी न होने के चलते कुल्लू मनाली आने वाले सैलानियों की संख्या कम है। स्नोफॉल जो है एक मेजर अट्रैक्शन है जो विंटर्स में रहता है टूरिस्ट के लिए, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है स्नोफॉल करती है टूरिस्ट के आने का। तो अगर स्नोफॉल जल्दी हो जाता है तो टूरिस्ट सीजन हमारा थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है, और अगर स्नोफॉल डिले हो जाता है तो डेफिनेटली टूरिस्ट भी जो है वो उसी हिसाब से आते हैं। थोड़ा इस बार वेदर काफ़ी ड्राई रहा है और अभी तक कोई स्नोफॉल जो मेजर स्नोफॉल मनाली में नहीं देखने को मिला है। और यूरोपीय बाजार में दखल बढ़ाने और भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार ने EFTA से जुड़े देशों के साथ व्यापारिक समझौता किया है, जिसके नतीजे जल्द सामने आने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप के कुछ अत्यंत विकसित देशों के समूह EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से जुड़े देशों के साथ कारोबार को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। EFTA में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। भारत का EFTA देशों के साथ टेपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट मार्च 2024 में हुआ। टेपा के तहत भारत को EFTA मार्केट के 99.6% तक पहुंच का अधिकार दिया गया है। भारत से आयात किए जाने वाले गैर कृषि उत्पादों और तैयार कृषि उत्पादों पर टैरिफ में काफी छूट भी दी गई है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक टेपा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के पीएम मोदी के मिशन को तेजी देगा। इससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, बैंकिंग, बीमा जैसे कई क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल 22 नवंबर को भारत में $100 बिलियन के निवेश को प्रमोट करने और टेपा को जल्द लागू करने के लिए माहौल तैयार करने के मकसद से नॉर्वे गए थे।